बोइंग 747 का एक विशाल विमान जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। उड़ान के करीब 12 मिनट बाद वह हुआ जो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। एक पल में सबकी उम्मीदें खत्म हो गईं। इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस को सॉल्व करने में लग गए, पर कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसे सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ये केस भी कुछ ऐसा ही था। क्या थी पूरी कहानी, कैसे इस इम्पॉसिबल केस को सॉल्व किया गया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 17 जुलाई 1996 ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस फ्लाइट 800 जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लियोनार्डो डा विंची एयरपोर्ट रोम इटली के लिए उड़ान भरने वाला था। शाम के करीब 6 बजे एक एक कर सभी पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगे। तभी सिक्योरिटी को एक प्रॉब्लम हो गई। TWA फ्लाइट का एक यात्री मिसिंग था, जबकि उसका लगेज प्लेन के अंदर मौजूद था। ऐसे केस में प्लेन को उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि हो सकता है उस बैग में कुछ ऐसी चीजें हो जिससे प्लेन के लिए खतरा साबित हो जाए। लेकिन करीब 1 घंटे की जांच के बाद यह पता चला कि वह पैसेंजर और उसका लगेज इस प्लेन में दाखिल हो चुका है। पैसेंजर्स के लगेज लोडिंग के वक्त थोड़ा मिसमैच हो चुका था। फाइनली 1 घंटे बाद करीब 8:19 पर यह प्लेन उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। टेक ऑफ के बाद समुद्र के रास्ते होते हुए यह प्लेन रोम की तरफ रवाना हो गया। प्लेन में 212 पैसेंजर्स के साथ साथ 18 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। ATC ने कहा कि आप 15,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जाइए। पायलट और ATC की यह आखिरी बातचीत थी। इसके बाद दोनों के ही संपर्क टूट गया हमेशा हमेशा के लिए। उड़ान के महज 12 मिनट बाद प्लेन रडार से गायब हो चुका था। ATC बार बार TWA फ्लाइट से कांटेक्ट कर रहे थे, पर अफसोस ATC का कांटेक्ट पायलट से नहीं हुआ। ATC की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। अब उन्हें भी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। तभी ATC को एक रेडियो कॉल आया। ये कॉल इस्टविन एयरलाइन बोइंग 747 की थी, जो कि उसी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे जहां से 12 मिनट पहले TWA प्लेन ने उड़ान भरा था। उन्होंने कहा कि अभी अभी हमने TWA प्लेन को देखा। प्लेन में एक जोरदार धमाका हुआ है। प्लेन के कई टुकड़े हो गए हैं। जल्दी से जल्दी रेस्क्यू टीम को तैयार करिए। अब ATC का शक यकीन में बदल गया। प्लेन की लास्ट लोकेशन पर हेलीकॉप्टर को भेजा गया। रात काफी हो चुकी थी, पर फिर भी प्लेन के इस टुकड़े को समुद्र में बिखरे हुए देखा जा सकता था। कई जगह तो समुद्र के पानी में आग की लपटें निकल रही थी। यह मंजर बहुत ही खतरनाक था। हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर कई घंटे चक्कर लगाते रहे, इस उम्मीद से कि कोई तो जिंदा बचा होगा। पर अफसोस, जिस तरह से प्लेन के स्ट्रांग मेटल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, उसे देखकर लगता ही नहीं था कि कोई जिंदा बचा होगा। प्लेन के टुकड़े, पानी में तैरते हुए यात्रियों का सामान, आग की वह लपटें, ये सब सिर्फ हेलीकॉप्टर का पायलट ही नहीं देख रहा था, बल्कि पूरी दुनिया देख रही थी। सब कुछ न्यूज चैनल में लाइव चलाया जा रहा था। वह मंजर कैसा रहा होगा, इस वीडियो में शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बस इतना समझिए कि खुद मर जाना आसान होता है, लेकिन अपनों को मरता देख बहुत ही दर्दनाक पल होता है। समय के साथ साथ रात भी गुजरती गई, पर रेस्क्यू टीम के हाथ कुछ नहीं लगा। सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। अगली सुबह 5 बजे प्लेन के सारे टुकड़े और डेथ बॉडी निकाला जाने लगा। मेडिकल की एक टीम डेड बॉडी के DNA चेक करके उनके घर वालों को सौंप रही थी। वही इस हादसे के जवाब ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम जुट गई। FBI भी इस केस की छानबीन कर रहे थे। दोस्तों, एक बम की वजह से प्लेन के इतने सारे टुकड़े हो जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये नहीं। इसका जवाब पाने के लिए मैं आपको दालो एयरलाइन की केस स्टडी को याद दिलाना चाहूंगा। इस प्लेन में एक बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से प्लेन में एक बड़ा सा हॉल बन गया। पायलट ने प्लेन को सही सलामत एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया। इस घटना में सभी लोगों की जान बच गई, सिवाय एक के जिसने बम लगाया था। अलोहा एयरलाइन को भला कौन भुला सकता है, जिसका छत ही उखड़ के अलग हो गया था, पर फिर भी इस प्लेन को सही सलामत कराया गया। ये सारी घटनाएं हमें बताती है, अगर प्लेन का स्ट्रक्चर डैमेज भी हो जाए तो प्लेन को लैंड कराया जा सकता है। बस सारे कंट्रोल सही से काम करें। इन्वेस्टिगेशन की टीम को लग रहा था कि प्लेन में एक बम को इंस्टॉल किया गया होगा, पर क्या एक बम प्लेन इतने टुकड़े कर सकता है? ये नहीं। फिर क्या वजह रही होगी कि TWA 16,000 फीट पर इतने सारे टुकड़ों में बट गई?
वेल यहां पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी। भले ही एक कमजोर बम प्लेन के टुकड़े टुकड़े ना कर सके, और वैसे भी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी से बचाते हुए एक बड़े से भारी भरकम बम को प्लेन में नहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन एक छोटे से बॉम्ब को विंग में भरे लाखों गैनल के सामने ब्लास्ट कर दिया जाए तो ये छोटा सा बॉम्ब किसी मिसाइल की तरह प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े कर सकता है। ईटमीन अगर प्लेन में बम था तो कहीं ना कहीं उसे विंग्स की साइड में इंस्टॉल किया गया होगा, और संभावना तो इसकी भी थी कि जिसने भी बम को इंस्टॉल किया होगा उसने विंग के ठीक साइड वाले इस चीज को बुक किया होगा। इन बातों के पीछे की सच्चाई पता लगाने के लिए एफबीआई अपने काम पर लग गए। घटना के साथ दिनों बाद चप्पा चप्पा छान मारा। सिक्योरिटी कैमरा से सारे पैसेंजर्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, सारे लगेज के डिटेल को निकाला गया, पर फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। प्लेन में ऐसा कोई भी शख्स मौजूद नहीं था जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से ताल्लुक रखता हो। इसलिए अब उन्होंने डैमेज पार्ट्स को माइक्रोस्कोपी लेवल पर जांच करने के लिए भेज दिया, ताकि यह पता चल सके कि यह डैमेज आखिर कैसे हुआ, किसी तरह के बम से या फिर यहां पर कहानी ही कुछ और है। उधर इन्वेस्टिगेशन की टीम भी अपने काम में लगे हुए थे। लगातार 7 दिनों तक समुद्र में गोता लगाते लगाते वो भी थक चुके थे, क्योंकि 7 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई भी सुराग नहीं मिला। रोज की तरह प्लेन के मलबे को ढूंढा जा रहा था। तभी एक चमकता हुआ लाल रंग का बॉक्स दिखाई दिया। यह था प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। उसी के आसपास और भी छानबीन करने के बाद फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को भी रिकवर कर लिया गया। घटना के करीब 7 दिन बाद पहली बार एक उम्मीद की किरण नजर आई। हालांकि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर थोड़ा डैमेज हुआ था। दोनों बॉक्स को तुरंत ही सील करके डिकोड करने के लिए भेज दिया गया था। अब तक प्लेन के काफी सारे मलबे को इकट्ठा कर लिया गया था। धीरे धीरे इन पार्ट्स की पहचान करके इसे कंबाइंड किया जाने लगा, ताकि यह पता चल सके कि धमाके की शुरुआत कहां से हुई थी। पर इस प्रोसेस में ही महीनों का वक्त लगने वाला था। उधर एफबीआई भी पता लगा रहे थे, क्या ग्राउंड से इस प्लेन को ब्लास्ट तो नहीं किया गया। दोस्तों, इतिहास में ऐसी भी घटनाएं हो चुकी हैं जब सरफेस टू एयर मिसाइल का यूज करके प्लेन को उड़ाया जा चुका है, लेकिन एफबीआई की छानबीन के बाद यह पता चला कि समुद्र के जिस हिस्से में प्लेन फ्लाई कर रहा था वहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल का यूज करके अटैक करना पॉसिबल नहीं था। इट मींस अगर प्लेन में मिसाइल अटैक हुआ होगा तो अटैक करने वाला समुद्र से ही कहीं अटैक किया होगा। एफबीआई ने हर उस शिप की जांच करना शुरू कर दिया जो 17 जुलाई को उस एरिया से गुजरा था, पर यहां पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगा। शिप तो बहुत सारे गुजरे थे, लेकिन ऐसा कोई भी शिप नहीं गुजरा जो किसी मिसाइल को लॉन्च करने का काबिलियत रखता हो। कुछ दिनों बाद वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का रिजल्ट भी सामने आ गया। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से यह पता चला कि TWA रोज की तरह नॉर्मल टेक ऑफ किया। प्लेन का सारा इंस्ट्रूमेंट सही से अपना काम भी कर रहा था, और फिर अचानक से सब बंद पड़ गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनने के बाद यह पता चला कि पायलट्स नॉर्मल बात कर रहे थे। कॉकपिट और केबिन में सब कुछ ठीक चल रहा था। ना कोई बम और ना ही किसी तरह का अफरा तफरी लग रहा था, जैसे किसी को भी इस अनहोनी की खबर नहीं थी। और फिर एक आवाज के साथ सब कुछ खत्म हो गया। ब्लैक बॉक्स की छानबीन के बाद भी यह पता नहीं चल पाया कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, पर कहीं ना कहीं उम्मीद अभी बाकी था। 7 फरवरी 1980 में चाइना एयरलाइंस का टेल टेक ऑफ करते वक्त रनवे से रगड़ खा गया, जिससे प्लेन के टेल में एक क्रैक आ गया। उस वक्त यह क्रैक एक नॉर्मल सा दिख रहा था, इसलिए सिंपली ग्लू लगाकर एक मेटल प्लेट से चिपका दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ यह क्रैक अंदर ही अंदर बढ़ता गया, और करीब 20 साल बाद यह इतना कमजोर हो गया कि 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर अचानक से टूटकर अलग हो गया। इसके बाद इस प्लेन का TWA की तरह टुकड़े टुकड़े हो गए। बात करें कि TWA 800 की, तो इसे भी साल 1971 में बनाया गया था। इसके बाद ईस्टर्न एयरलाइन ने इसे खरीद लिया। कुछ साल इसका यूज करने के बाद फिर से इसे बेच दिया गया। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस यानी कि TWA ने इस सेकंड हैंड प्लेन को खरीद लिया। यह प्लेन करीब 17,000 बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था। देखा जाए तो यह प्लेन काफी पुराना प्लेन था, लेकिन पुराने होने का मतलब यह नहीं था कि यह प्लेन कमजोर था।
अगर प्लेन का मेंटेनेंस सही से कराया जाए इसे 20 या 50 सालों तक उड़ाया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इस फ्लाइट के हिस्ट्री को भी छान मारा, पर कोई भी ऐसा इवेंट नहीं मिला जहां इसके साथ अनहोनी हुआ हो, यह मेंटेनेंस में किसी तरह का लापरवाही हुआ हो, यानी कि प्लेन का स्ट्रक्चर फेलियर का शक भी खारिज हो गया। चाहे FBI हो या इन्वेस्टिगेशन की टीम, सभी की कोशिश से नाकाम साबित हो रही थी। घटना के 3 महीने बाद प्लेन के मेटल बॉडी को माइक्रोस्कोपिकली बल पर जांच करने के बाद यह पता चला कि प्लेन में किसी तरह का बम या मिसाइल अटैक नहीं हुआ था। उधर 3 महीने बाद प्लेन के 70% मलबे को कलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद इन पार्ट्स को कंबाइन कर दिया गया। इसके बाद इन पार्ट्स को गहराई से छानबीन करने के बाद एक बहुत बड़ा क्लू मिल गया। प्लेन के जिस हिस्से में धमाका हुआ वह कोसीपेट के ठीक पीछे यानी कि विंग के पास था, जहां लाखों गैलन फ्यूल भरा होता है। प्लेन में अगर कोई एक्सप्लोसिव नहीं था तो जाहिर सी बात है प्लेन में धमाका सिर्फ प्लेन में भरा ईंधन ही कर सकता था। TWA का फ्यूल टैंक भी कुछ इसी और इशारा करने लगा। दोस्तों, प्लेन के दोनों साइड विंग में प्लेन का फ्यूल टैंक होता है। इसके साथ साथ सेंटर में भी फ्यूल टैंक होता है। जब सेंटर टैंक की जांच किया गया तब यहां पर लगे ढेर सारे मेटल के प्लेट्स में एक ही तरह का बैंड दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक सीक्वेंस में हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ प्लेट को खड़ा करते हैं एक लाइन में। अगर प्लेट 1 के पास धमाका होता है तो वह पहला प्लेट दूसरे को, दूसरा तीसरे को और तीसरे चौथे पर जाकर गिरेगा। इसी तरह से यह सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। इस प्रोसेस में एक पर्टिकुलर जगह पर ही यह डैमेज होता है। ठीक ऐसा ही डैमेज देखने को मिला TWA के सेंटर टैंक में। अब यहां से यह कहानी एक मोड़ ले लेती है, क्योंकि महीनों की छानबीन के बाद यह पता चला कि धमाके की शुरुआत सेंटर टैंक से हुई थी और इसमें किसी भी तरह का एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं था। यानी कि कहीं ना कहीं किसी वजह से प्लेन के सेंटर टैंक में आग लगी होगी और फ्यूल का प्रेशर इतना अधिक होगा कि यह प्लेन के टुकड़े टुकड़े भी कर दे। पर सवाल अभी यही था कि प्लेन के टैंक में आग लगी तो आखिर कैसे। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने बोइंग 737 के सेंटर टैंक का जुगाड़ किया। इसके बाद इसमें फ्यूल भरकर आग लगा दिया गया, लेकिन आग लगने के बाद यह धमाका उतना तेज नहीं था कि प्लेन के टुकड़े टुकड़े कर दे। अब इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाकर आग लगाया गया। इस बार आग की लपटें थोड़ा तेज हो गई। इसी तरह प्लेन के टेम्परेचर बढ़ाकर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था वैसे वैसे ये नॉर्मल आग तेज धमाके में बदल रही थी। मतलब TWA फ्लाइट के सेंटर टैंक में किसी वजह से आग लग गई होगी और उस वक्त फ्यूल का टेम्परेचर काफी हाई होगा, इतना हाई कि प्लेन के टुकड़े टुकड़े कर दे। अब यहां पर 2 और सवाल आकर खड़ा हो गया कि आखिर आग लगी तो कैसे लगी और प्लेन के टैंक का टेम्परेचर इतना हाई कैसे हो गया। दोस्तों, जेट फ्यूल अधिक ज्वलनशील नहीं होता नॉर्मल या नॉर्मल से कम टेम्परेचर में। हालांकि मेरी यह बात से बहुत लोग डिसएग्री करेंगे कि जेट फ्यूल में तो आसानी से आग लग जाती है और अगर इसे प्रेशराइज किया जाए तो एक बहुत जोरदार धमाका भी हो सकता है। यहां आपको इसके टेम्परेचर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। भारत में मार्च के महीने में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो कि काफी अधिक होता है। लेकिन JFK एयरपोर्ट, जहां से TWA ने उड़ान भरा था, वहां पर इन दिनों 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, यानी कि भारत से 3 गुना कम टेम्परेचर। इसीलिए ठंडे प्रदेशों में जेट फ्यूल में जल्दी से आग नहीं लगती, जबकि मुंबई, दिल्ली, सिंगापुर, दुबई और ऑस्ट्रेलिया जैसे एयरपोर्ट में टेम्परेचर काफी ज्यादा अधिक होता है। इसलिए प्लेन में फ्यूल भरते समय भी काफी सावधानी बरती जाती है, क्योंकि गर्मी के कारण ये फ्यूल एयर के साथ मिक्स होकर वेपराइज हो जाते हैं और इसमें बहुत तेजी से आग लग सकती है। बात करें TWA फ्लाइट की तो यह प्लेन उड़ान भरने से पहले 17 जुलाई को एयरपोर्ट पर आकर धूप में खड़ा हो गया था। शाम के समय टेम्परेचर इतना अधिक नहीं होता, पर खैर शाम के 6 बजे इसके सारे एयर कंडीशनर को ऑन कर दिया गया। इस प्लेन को करीब 7 बजे उड़ान भरना था, लेकिन बैग की मिसमैचिंग की वजह से प्लेन के उड़ान को 1 घंटा डिले कर दिया गया। फाइनली इस प्लेन ने 9:19 पर टेक ऑफ किया। प्लेन का एयर कंडीशनर सिस्टम प्लेन में हिट जनरेट करता रहा। कहीं ना कहीं यह हिट प्लेन के सेंटर टैंक को भी गर्म कर रहा था, जिसके वजह से इसमें भरा फ्यूल भी एयर के साथ मिलकर वेपराइज होने लगा। हालांकि कि प्लेन के टैंक के साथ ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि ऐसे भी गर्म एयरपोर्ट में ऐसा होना नॉर्मल है। और एरोप्लेन के टैंक में ना तो कोई कूलिंग सिस्टम होता है और ना ही एयर को अंदर आने से रोकने के लिए इसे सील किया जाता है। अगर फ्यूल टैंक को सील कर दिया जाए तो जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता जाएगा वैसे वैसे टैंक में वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा। ये वैक्यूम प्रेशर को इतना कम कर देगा कि इसके टैंक आपस में कोलैप्स कर जाएंगे। इसीलिए प्लेन के टैंक को कभी भी सील नहीं किया जाता, चाहे बात करें कार, बाइक, प्लेन की टैंक की। अब इन्वेस्टिगेशन के टीम को भी लगने लगा कि हो ना हो इतना बड़ा धमाका इसी वजह से संभव हो पाया। धीरे धीरे TWA प्लेन के राज्य से पर्दा उठ रहा था। पर अब भी एक सवाल अभी अनसुलझा ही था कि आखिर प्लेन में आग कैसे लगी। प्लेन में आग कुछ ही वजहों से लग सकती है, जैसे कि लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक फेलियर या फिर शॉर्ट सर्किट। बात करें लाइटनिंग की तो यहां पर लाइटनिंग का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि उस दिन मौसम बहुत साफ था। अगर कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस फेल हो जाए, ओवरहिट हो जाए, ये किसी वजह से उसमें हाई वोल्टेज ट्रांसफर हो जाए, ऐसे केस में भी आग लग सकती है। अगर TWA डिवाइस में किसी तरह की खराबी आ जाती, पर FDR के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आखिर में बचा शॉर्ट सर्किट। प्लेन के टैंक में शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी होगी, पर इन्वेस्टिगेशन के टीम के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जो यह साबित कर सके कि प्लेन में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ हो। प्लेन में इतने सारे वायर होते हैं जो क्रैश के बाद जाहिर सी बात है डैमेज हो गया होगा। उस डैमेज या जले हुए वायर को देखकर कैसे पता चल सकता है कि प्लेन में शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब यहां पर फिर से FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, एयर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बारीक से जांच किया जाने लगा, इस उम्मीद से कि कोई छोटी सी छोटी सुराग मिल जाए जो किसी शॉर्ट सर्किट की ओर इशारा कर रहा हो। करीब 4 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने एक फाइनल रिपोर्ट जारी किया। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था TWA फ्लाइट 800 के साथ। JFK एयरपोर्ट से TWA फ्लाइट 2.5 घंटे की देरी से उड़ान भरा। प्लेन के सेंटर टैंक में भरा फ्यूल वेपराइज हो चुका था। इसी टैंक से होते हुए एक वायर को गुजारा गया था। इस वायर में बैक टू बैक 2 बार शॉर्ट सर्किट हुआ। प्लेन के टैंक में ऑलरेडी फ्यूल वेपराइज हो चुका था और इस शॉर्ट सर्किट ने फ्यूल टैंक को जीता जागता टाइम बॉम्ब बना दिया। और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। इसी धमाके ने प्लेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को जांच करने पर यह पता चला कि कुछ मिलीसेकंड के लिए या रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था, वह भी ठीक ब्लास्ट होने से पहले। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने यह अंदाजा लगाया कि यहीं पर 2 बार शॉर्ट सर्किट हुआ, इसीलिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने कुछ सेकंड के लिए रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था। हालांकि पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वाकई में शॉर्ट सर्किट था या कुछ और। अगर शॉर्ट सर्किट था तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्लेन के किस हिस्से में शॉर्ट सर्किट हुआ था। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन की टीम ने आखिरी रिपोर्ट में यही एक तर्क दिया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।